हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों, आज जो अपन देखते हैं जो है कक्षा 12वीं का व्यवसाय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्याय 11 का था बच्चों, उसका चौथे भाग में देखेंगे। आज का जो है यह एक बात और समझ लेनी आवश्यक है। मुद्रा के अंतर्गत जो बताया था बच्चों, यहाँ पर यह एक बात और समझ लेनी आवश्यक है। मुद्रा पूर्ति की धारणा स्टॉक या प्रवाह के संबंध में होती है। जब मुद्रा पूर्ति का अध्ययन किसी समय बिंदु के संबंध में किया तो यह स्टॉक धारणा कहलाती है, मतलब स्टॉक में रखना। यहाँ पर उदाहरण के लिए यह कहना कि देश में इस दिनांक को मुद्रा की पूर्ति इतनी है तो यह स्टॉक धारणा कहलाएगी। परंतु मुद्रा की पूर्ति किसी अवधि में देखी जाती है तो यह प्रवाह धारणा बन जाती है। मुद्रा का प्रवाह ज्ञात करने के लिए जनता के पास मुद्रा के स्टॉक को एक निश्चित अवधि में चलान मुद्रा के औसत प्रचलन वेग से गुणा कर दिया जाता है। मुद्रा के प्रचलन वेग से तात्पर्य इस बात से होता है कि एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई सद्यों के निपटारे हेतु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास किस गति से हो जाती है। यदि मुद्रा का स्टॉक m तथा औसत वेग v हो तो एक निश्चित अवधि में मुद्रा की पूर्ति जो होगा mxv बराबर mv। m मतलब स्टॉक हो गया, v मतलब क्या होगा, औसत वेग। तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों, मुद्रा पूर्ति की माप के संबंध में विभिन्न धारणाएं, क्या क्या धारणा होता है। डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मुद्रा की पूर्ति के माप के संबंध में प्रमुख रूप से 4 विचारधारा। इन विचारधाराओं की विवेचना निम्नानुसार करेंगे। चलिए देखते हैं। पर पहला, परंपरागत दृष्टिकोण। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण जो सर्वाधिक सामान्य विचारधारा है, जो मुद्रा के विनिमय कार्य को सबसे अधिक महत्व देता है। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति को लोगों के पास कुल चालार्थ करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों में लोगों की कुल मांग जमा के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको कि मुद्रा जो है ना, मांग जमा क्यों कि चेक द्वारा बैंक से चाहे जब निकाला जा सकता है, इसलिए यह मुद्रा के समान ही तरल होती है। लोगों के पास कुल करेंसी तथा लोगों की बैंकों में कुल मांग जमा राशियों का पूर्ति योग MY के द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तव में मुद्रा पूर्ति का इससे एक बहुत ही संतुलन दृष्टिकोण समझा जाता है MI से। ठीक है बच्चों, तो MI आपको जो बताया गया है, अभी मैं वर्तमान में बताया था यहाँ पर स्टॉक से। तो दूसरा देखेंगे मौद्रिक संप्रदाय दृष्टिकोण। यह विचारधारा शिकागो विश्वविद्यालय के मौद्रिक संप्रदाय के संचालक मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। उनके अनुसार लोगों के पास कुल करेंसी, मतलब कितने पैसे उनके पास, तथा लोगों की बैंकों में कुल मांग जमा राशियों के अतिरिक्त लोगों की बैंकों में कुल मियादी या समय जमाओं को भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल करना चाहिए, जितना उनके संपत्ति का है। इस प्रकार की जमाएं एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है, जिससे ग्राहक उस अवधि के पूरा होने पर एक निश्चित ब्याज दर की प्राप्ति के साथ निकाल सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ग्राहक इन जमाओं को समय से पूर्व निकाल ही नहीं सकते। यदि वे ऐसा करते हैं, अर्थात समय पूर्ण होने से पूर्व निकालते हैं, तो उन्हें निश्चित ब्याज से भुगतान किया जाता है, मतलब कम भुगतान उसको दिया जाता है ना। दूसरे शब्दों में, जब जमाकर्ताओं को बैंक को दंडित ब्याज दर चुकानी पड़ती है। तो इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति MI के M1 के साथ साथ व्यापारिक बैंक की समय जमाओं का भी योग होता है, मतलब उसके साथ उनका बैंक में बढ़ता है। इस विस्तृत विचारधारा को भारत में M3 से भी दर्शाया जाता है। काले एवं साख का दृष्टिकोण। मुद्रा की पूर्ति का तीसरा दृष्टिकोण जो है और अधिक विस्तृत है, गाले एवं साह का है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक मनी इन अथॉरिटी ऑफ फाइनेंस में दिया गया। उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति M3 के अतिरिक्त सिविक वर्गिंग की जमाओं जो हम जमा करते हैं, बिल्डिंग सोसाइटी की जमाओं, ऋण संघों की जमाओं तथा अन्य शाखा एवं वित्तीय संस्थाओं की जमाओं को भी जोड़ना चाहिए, मतलब जो आप वहाँ पर कर रहे हैं। चौथा है तरल दृष्टिकोण। मतलब मुद्रा की पूर्ति के संबंध में यह विचारधारा रेडक्लिफ कमेटी की
रिपोर्ट पर आधारित है। मुद्रा की पूर्ति या विचारधारा अत्यधिक विस्तृत है। रेडक्लिफ कमेटी के अनुसार मुद्रा की पूर्ति तरलता के विस्तृत ढांचे का एक भाग है जो वस्तु के व्यय करने के निर्णय के अनुरूप होती है। कीमतों लोगों के व्यय निर्णय द्वारा प्रभावित होती है, मतलब उसका कीमत जो रहता है जो अर्थव्यवस्था की समान तरलता द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः मुद्रा की पूर्ति का अर्थ समान तरलता से लेना चाहिए, जिसमें नगद मुद्रा, बैंकों की सभी प्रकार की जमाएं, अन्य संस्थाओं की जमाएं जो है मुद्रावत परिसंपत्ति तथा उपलब्ध ऋण सुविधाएं सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रा संचय के उद्देश्य तथा मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से उपयुक्त चारों विचारधाराओं में से कोई भी विचारधारा संतोषजनक नहीं है। मतलब जो बताया गया है वो परंपरागत दृष्टिकोण में एमआई विनिमय का एक निश्चित माध्यम है, परंतु यह एक निम्न कोटि का मूल्य संचय है, मतलब बहुत ही नीचे, क्योंकि इस पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होती है या बहुत कम प्राप्त होती है। मौलिक नीति की दृष्टि से यह बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। मौद्रिक जो है संप्रदाय दृष्टिकोण में M1 के साथ समय जो है जमाओं को शामिल किया जाता है, मतलब किस समय कितना जमा हो, परंतु समय जमाया मुद्रा का पूर्ण तरल रूप नहीं है। इस कारण यह है कि इनमें से मुद्रा निकालने के लिए बैंकों को नोटिस देना आवश्यक होता है तथा ग्राहक को दंडित ब्याज दर देनी पड़ती है, जो इस दृष्टिकोण को मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। मौद्रिक दृष्टिकोण से गाली एवं शाह का तरल दृष्टिकोण अत्यंत विस्तृत है। ये दोनों दृष्टिकोण ना तो मुद्रा के विनिमय माध्यम का कार्य पूरा करते हैं और ना ही इतना ही विस्तृत क्षेत्र केंद्रीय बैंक के ऋण नियंत्रण में होता है। हाँ, यह मुद्रा जो है संचय का अत्यधिक सरल रूप आवश्यक है, मतलब जमा करने का। इस गुण के बावजूद गैर बैंकिंग जो बाहर से आता है, बैंकिंग जो है गैर बैंकिंग मतलब दूसरे बैंक में बोला जाता है, बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को मुद्रा पूर्ति की धारणा में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार देखेंगे भारत में मुद्रा स्टॉक की माप, मेजर ऑफ मनी स्टॉक इन इंडिया। मुद्रा पूर्ति से संबंधित आंकड़े जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वर्षों से 2 श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए। पहला, लोगों के पास कुल मुद्रा तथा कुल मौद्रिक साधन। लोगों के पास कुल मुद्रा के आकलन में निजी व्यक्तियों के पास करेंसी है, लोगों की बैंकों में कुल मांग जमा राशियों व रिजर्व बैंक के पास कुछ अन्य जमा राशियों को शामिल किया, सबको जोड़ दिया जाता है। लोगों के पास करेंसी में चलन के नोट, रुपये का सिक्का तथा छोटे सिक्कों को शामिल किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों तथा बैंकों की रिजर्व बैंक के पास जमा राशियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। लोगों की जमा मुद्रा में बैंकों की शुद्ध मांग जमाओं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता था। कुछ मौद्रिक जो है साधनों के आंकड़ों की प्राप्ति हेतु लोगों के पास कुल मुद्रा में बैंकों की समय जमाओं को और जोड़ दिया जाता है, मतलब जब तक उसको जमा कराया गया है। परंतु वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पूर्ति पर द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर मुद्रा पूर्ति से संबंधित संशोधित श्रेणी प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। इन संशोधित श्रेणी में मुद्रा स्टॉक M1, M2, M3, M4 को तरलता के आधार पर 4 प्रकार से मापा जा सकता है, जो अभी बताया गया है। तो MI के अंतर्गत लोगों के पास कुल करेंसी कितने पैसे हैं, लोगों के बैंक में कुल जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है। लोगों के पास कुल करेंसी का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है, प्रचलन में नोटों की कुल मात्रा कितना है, प्लस प्रचलन में रुपये के सिक्के की मात्रा, प्लस प्रचलन में छोटे सिक्कों की मात्रा तथा बैंक की नगद राशि बैंक में। इस प्रकार जो है लोगों की बैंकों में कुल जमा राशि में 2 मात्राएं सम्मिलित हैं। लोगों की व्यापारिक तथा सहकारी बैंक में जमा राशियाँ प्लस रिजर्व बैंक के पास कुल अन्य जमा राशियाँ। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघरों के सेवी वर्गीय, मतलब जो डाकघर में जमा किए राशियों को शामिल किया जाता है। M3 के अंतर्गत M1 प्लस व्यापारिक व सहकारी बैंक की समय जमा राशि को सम्मिलित किया जाता है। M4 के अंतर्गत M3 जो है डाकघरों की कुल जमा राशि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार जो है मौद्रिक एवं शाख नियंत्रण की नीति की दृष्टि से M1 जहां एक प्रभाव को प्रदर्शित करती है, वहीं M3 एक स्टॉक है तथा इन्हीं से दृष्टि से
क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। पूर्ति जो है बताया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पूर्ति जो है, पूर्ति मुद्रा के निर्धारित तत्व जो बताया गया। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को पूर्ति को प्रभावित करने में केंद्रीय व व्यापारिक बैंक सरकार तथा जनता की बचतों के प्रति मनोवृत्ति का प्रमुख हाथ होता है। केंद्रीय बैंक जहाँ नोटों का निर्गमन करता है वहाँ बैंक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। वहीं व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं के आधार पर ऋण प्रदान करके आर्थिक साख निर्माण द्वारा मांग जमाओ अर्थात मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती हैं। सामान्य केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का अधिकार होता है, परंतु कुछ देशों में छोटे नोट या सिक्के कोषागार भी निर्मित करते हैं। मतलब उदाहरण के लिए देखेंगे, भारत में 2 रुपये से 1000 रुपये तक के नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करता है, तथा 1 रुपये का नोट जो है अन्य छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित करती हैं। अर्थव्यवस्था की दशा के अनुसार जनता अपने बचत निर्णयों के द्वारा भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। अतः किसी समय बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित। पहला, प्रारक्षित निधि अनुपात। प्रारक्षित निधि अनुपात या प्रारक्षित जमा अनुपात मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग एवं समय जमाओ एवं निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास प्रारक्षित निधि के रूप में रखना अनिवार्य होता है। केंद्रीय बैंक इस प्रशिक्षण अनुपात में परिवर्तन करके देश में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है ना। केंद्रीय बैंक जब प्रारक्षित निधि अनुपात को बढ़ा देता है तो व्यापारी जो है बैंकों के पास ऋण देने हेतु मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, और जब इस अनुपात में कमी कर देती है तो बैंक के पास ऋण देने हेतु मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसको मुद्रा बढ़ने का। दूसरा है, बैंक कोषों का स्तर बढ़ता है। यहाँ पर बैंक कोषों का स्तर भी मुद्रा की पूर्ति निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास तरलता रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे तरल कोषानुपात कहते हैं। उसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। स्पष्ट है कि तरल कोषानुपात जितना अधिक होगा, व्यापारिक बैंकों के कोष का स्तर उतना ही कम होगा, अर्थात वह कम मात्रा में उधार सुविधा दे पाएंगे। दूसरे शब्द, तरल कोष के अनुपात में के अनुसार अधिकार के अधिक होने पर मुद्रा की पूर्ति कम होगी। इसके विपरीत दशा में होने पर अर्थात तरल कोषा जो है अनुपात के कम होने पर बैंकों के कोष स्तर ऊंचा होगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लास्ट जो पढ़ेंगे इस पाठ का जो है, नगद मुद्रा तथा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। मतलब जनता किसी मुद्रा को अपने पास रखना चाहती है तथा कितनी मुद्रा बैंक में, यह बात भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि लोगों की अपने पास कम नगद मुद्रा रखने की तथा बैंक में अधिक मुद्रा जमा करने की आदत है तो मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी, मतलब वहाँ पर मुद्रा बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि अधिक जमा के आधार पर बैंक अधिक साख का सृजन करता है, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर रहेगा तो। इसके विपरीत यदि लोगों में बैंकिंग आदत नहीं है तथा वो मुद्रा को अपने पास नगद रूप में ही रखना पसंद करते तो बैंकों की सृजन साख जो है क्षमता घट जाएगी और मुद्रा पूर्ति नीचे स्तर पर रहेगी। इस प्रकार जो बच्चों मुद्रा को हम जितना भी जमा या संचित करके रखेंगे वह बाद में हमको मिलता जरूर, लेकिन उसका भी जो बैंक में उसका महत्व होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे जो है आपका चौथा बार इस प्रकार कंप्लीट हुआ साथ बेटा, है ना।